हो गया। ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की सीयूईटी की क्लास में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपके साथ में मैं एक बार आपको क्लासेस का थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि मैंने क्या क्या बताया है आपको। जो सीयूईटी की क्लास, अभी कई लोगों को दिक्कत आ रही है, क्लास 1 और क्लास 2 में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम कराया है। ठीक है। वहीं अगर हम क्लास 3 और क्लास 4 की बात करेंगे तो मैंने डिजिटल फंडामेंटल बताया है। और डिजिटल फंडामेंटल में जो 3 नंबर की है उसमें बताया बुलियन, और 4 नंबर की क्लास में मैंने पढ़ाया है के मैप। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो क्लास है, एक तो वन शॉट क्लास दी थी मैंने इसमें, जिसमें मैंने रिवाइज कराया था बुलियन अलजेब्रा को और के मैप को। अब अगर किसी बच्चे को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही है तो मैंने डिजिटल फंडामेंटल वाले फोल्डर में बुलियन की क्लास, के मैप की क्लास बहुत डिटेल में डाली है। और आपने के मैप की चौथी नंबर के बाद में के मैप की अलग से एक क्लास थी जो जिसमें मैंने 04 नंबर दिया था, और उसमें मैंने फोर्थ वेरिएबल के जो मतलब 4 वेरिएबल वाले जो के मैप थे उनके सिंप्लीफिकेशंस पढ़ाए थे आपको। इतना कोर्स मैं भी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। आज है सीयूटी की नंबर 5 क्लास। ठीक है, सीयूटी क्लास 5, जिसमें मैं आपके साथ में डीएस डिस्कस कर रहा हूं। डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है। इसका जो थ्योरी है वो इसी के नाम से अपलोड होगा। सिर्फ थ्योरी हुआ, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी लिखने में। आपको लिखना नहीं है, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको सिर्फ ध्यान रखना है। और जो जो चीजें मैं बीच में लिखता हूं वो तो आप नोट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सीयूटी क्लास के 5 के नाम से ही आपको ये पीडीएफ मिलेगी जिसमें थ्योरी होगी। ठीक। क्वेश्चंस के लिए आपको कोई पीडीएफ मैं नहीं दूंगा, क्वेश्चंस आपको मैं यहां कराऊंगा। क्वेश्चंस मैं आपको कई जगह पेपर में भी दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आप क्वेश्चन के लिए पीडीएफ मुझसे मत मांगना। ठीक है। थ्योरी के लिए मैं आपको दूंगा रेफरेंस, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग प्रॉपर नोटबुक लेके। मैं भी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं डेटा स्ट्रक्चर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने लगा रखे हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चंस पहले मैं समझ लेता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको बताने हैं, और आप भी ध्यान में रखिएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रेटजी यहां पर प्लान करेंगे। ठीक है। क्योंकि आपको डेटा स्ट्रक्चर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाना है, सिर्फ हम उतना पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत वास्ट कंटेंट है और बहुत डिटेल में आप जा सकते हैं। मैं अगर डेटा स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तो साल भर में भी मैं कोर्स खत्म नहीं कर सकता हूं। इसलिए पहली चीज तो आप ये दिमाग में बिठा लो कि कोर्स खत्म नहीं करना है या कोर्स पूरा नहीं करना है। क्या करना है? वो चीज कंप्लीट करनी है जिससे हमारे मार्क्स बढ़ें, जिससे हमारा स्कोर आए, और हमको उतनी ही चीज समझनी है। अब उसके लिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर आप यूट्यूब पे जाओगे या किसी भी जगह जाओगे बहुत मिल जाएगा, पर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, ये आपको को समझना है ना। तो ऐसा नहीं आप फालतू भटकें, यहां वहां जाएं, उसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि आपको नंबर हासिल करना है, और नंबर हासिल करने के लिए जितनी नॉलेज रिक्वायरमेंट होगी उससे ज्यादा मैं आपको दूंगा। और मैं क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, तो आपको क्वेश्चंस के लिए भी कहीं पर भी नहीं भटकना है। मेरे पास बच्चे बार बार कॉल या मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर हम क्वेश्चंस कहां से करें, तो मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, चाहे वो टेस्ट के फॉर्मेट में दूं, चाहे वो मैं पीडीएफ यहां पर इस फॉर्मेट में दूं कि आप क्वेश्चन देखो नोट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन आपको अलग से कुछ नहीं करना। आप इस बात की चिंता करना बंद कर दो। अगर आप सीरियसली सीयूटी के लिए तैयारी कर रहे हो और आप अगर टाइम पास कर रहे हो या आपने सिर्फ मजे के लिए फॉर्म भरा है, तो आप फिर मत सोचो। इसलिए ध्यान रखना है,
जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना मैं आपको कंटेंट दूंगा, जितनी आपके लिए जरूरत है उतना सारी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसलिए हर क्लास में मैं देखो, आप देखो देख रहे हो कि सीयूटी की पहले क्लास में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था, फिर मैं डिजिटल को लेके आया, और आज मैं डेटा स्ट्रक्चर जो नया आपका थर्ड सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। अभी हम बात करेंगे कि क्या है डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, और क्यों इसको यूज किया जाता है, और कहां कहां इसका यूज है। वो सारी बातें अभी हम आपसे करेंगे, पर पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान से देखो। देखो ये पूछा गया कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या, मतलब एक बेसिक डेफिनेशन क्या है। हालांकि इतना इजी क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इट डजंट मैटर, बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो एडवांस हो, ठीक है। फिर देखो एक क्वेश्चन पूछा गया कि एरे का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, लाइक सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जो भी आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी, उस लैंग्वेज में आपने एरेस का यूज किया होगा। हालांकि उन स्टूडेंट्स के लिए ये बात अभी बिल्कुल नहीं है जो लोग बीकॉम, बीए या अलग स्ट्रीम से हैं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा है, कोई भी सब्जेक्ट इस तरह का नहीं पढ़ा है, उनको ये बात नहीं समझ में आएगी कि एरे क्या है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की फील्ड से हैं, और आपको उसी फील्ड में मास्टर्स डिग्री हासिल करनी है, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। हालांकि बेसिक से ही हम कराएंगे, लेकिन थोड़ी सी आपको कैचिंग पावर, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि थोड़ी सी चीजें स्पीड से भी करना पड़ेगी, क्योंकि टाइम हमारे पास में बहुत कम है। पर हम जितना भी टाइम में जो भी चीज डिस्कस करेंगे, बेसिक से डिस्कस करेंगे, इसलिए घबराना नहीं है, ध्यान से समझना है, सुनना है। मैं एक एक चीज को दो दो बार एटलीस्ट रिपीट करता हूं। आप उस दरमियान क्लास में कहीं पर भी लैक ना करें, उसके लिए आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में नोटबुक लेके, पेन लेके बैठें, और नोट ना करें कोई चीज। क्वेश्चंस कर सकते हो, थ्योरी कोई चीज नोट मत करना। आपको हम इसका पीडीएफ वर्जन अपलोड करवा देंगे, तो आप बाद में नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो शॉर्टकट चीज मैं कभी कभी कुछ बताता हूं, कुछ लिखता हूं एडिशनल, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वो आप अपनी रफ कॉपी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आज डीएसए का फर्स्ट क्लास है, इसके नोट्स मिलेंगे। हाँ, सीपीयू की शेड्यूलिंग के क्वेश्चंस थे, तो ऑब्वियसली बात है आपके सीपीयू शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, तो ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। अब एरे का डिसएडवांटेज पूछा गया। जब किसी भी चीज का कोई यूज होता है किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी जगह पर, तो हर चीज का एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज होता है। तो उसी कंटेक्स्ट में पूछा गया है कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगा तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन एक दो मिल सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होते हैं। अभी आगे आके देखो, देखिए ये क्वेश्चन है, प्रोग्राम है। अब देखिए जावा आपके प्रोग्राम में नहीं है, आपके लैंग्वेज में नहीं है, बट जावा का कोड अगर दे दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के पार्ट में, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं मैंने ये पढ़ा नहीं है तो मैं नहीं बता सकता। हो सकता है कि इस तरह का कोई कोड आ जाए, ठीक है। तो ये जो कोड लिखा है वो जावा का कोड लिखा है। मैं कुछ कुछ जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसी का ये कोड लिखा हुआ है। तो उसमें से आपसे क्या पूछा जा रहा है, आउटपुट पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ये आउटपुट क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि बेटा इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज कर रहे हैं, एरे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एरे के डेटा स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे आउटपुट पूछा जा रहा है। हालांकि आपसे इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं बोली है, पर जो डेटा स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं, आप लगभग आप में से कई सारे बच्चों को पता होगा, डेटा स्ट्रक्चर हम सी प्लस प्लस, पाइथन, ठीक है, जावा, इसके साथ बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बाकी आप डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि एक लैंग्वेज नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर जस्ट एज एल्गोरिथम पार्ट होता है, जिसमें आप एक प्रोग्राम के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन सेट लिखते हैं, और उस इंस्ट्रक्शन सेट को जिस भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं
उसमें आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए ध्यान ध्यान रखिए कि डेटा स्ट्रक्चर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर को आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। मोस्टली आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो प्लेसमेंट्स के टाइम पे पूछे जाएं और चाहे वो आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएं, तो सी प्लस प्लस, पाइथन और जावा, इन पर ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती है उन पर भी हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो अभी हमें इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, बस आपको यह बताना है कि डेटा स्ट्रक्चर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या आया है कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्सन। मतलब हम रिकर्सन एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को जब हम यूज करते हैं तो रिकर्सन के में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है? पता है आप में से किसी को? नहीं, स्टैक। अभी बताएंगे, इसका आंसर होगा स्टैक। क्यों होगा वो आपको बताएंगे, क्योंकि जब मैं आपको स्टैक पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चंस आपको बस दिखा रहे हैं, देख लें एक बार कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी। ठीक है, फिर जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ बैलेंस पैरेंथेसिस इज। पैरेंथेसिस समझते हो? लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये आपके प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। ठीक है, कंपाइलर प्रोग्रामिंग पढ़ा है आपने? कंपाइलर डिजाइनिंग पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा है, आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, ड्यूरिंग एन एमसीए पढ़ेंगे, तो उसमें आपको एक्सप्रेशन पार्सिंग करके एक चैप्टर होगा, जिसमें आप जो भी सी का प्रोग्राम या सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन जिस किसी का भी कोड लिखते हो, तो उस दौरान आप जो जो पैरेंथेसिस यूज करते हो वो उसकी होती है पार्सिंग। तो अभी हम ज्यादा इस पर डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे। बैलेंस पैरेंथेसिस का मतलब ये है बेटा कि जैसे अगर हमने ये ब्रैकेट लगा दिया और सपोज दैट ये ब्रैकेट लगा दिया और मान के चलिए ये ब्रैकेट लगा दिया, बस खत्म। इसका मतलब क्या हुआ? साइलेंट। अब ये जो पैरेंथेसिस है ये बैलेंस्ड है या नहीं है? इसका क्लोजिंग नहीं है, देखो इस वाले का, तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड। बोलो क्या है ये? आपको बेसिक सी बात समझा दे रहा हूं, अभी ये टेक्निकली कोई टर्म नहीं है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ये बैलेंस्ड है, बोलो हाँ या ना। ये क्या है? बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब कि अगर किसी भी ब्रैकेट का ओपनिंग ब्रेसेस है तो उसका क्लोजिंग ब्रैकेट जरूर होना चाहिए, क्लोजिंग ब्रेसेस जरूर होना चाहिए, दैट इज द बैलेंस्ड। पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। आपको सब बताएंगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, डिटेल में बताएंगे, इसलिए बिल्कुल भी अभी बस आप समझते जाइए कि ऐसे ऐसी चीजें हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप जब पढ़ लोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा फिर दोबारा ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो बहुत इजी लगेगा, बहुत ज्यादा इजी लगेगा। आप तुरंत बताओगे सर ये इसका आंसर ये होगा। और इसको हम हैंडल करते हैं स्टैक के द्वारा, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा हैंडल करते हैं, है ना। आगे देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक पूछ रहा है ना। फिर किसका पूछ रहा है? इनफिक्स नोटेशन, ये सब स्टैक के अंदर आता है। ठीक है, इनफिक्स नोटेशन जो अब आप जैसे अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस करते हो कोई भी, जैसे आपने लिखा 3+5*6 - 4, आपको पता है ये कैसे काम करता है? नहीं है, कुछ रूल्स होते हैं, तो ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कैसे यूज किया जाता है आपको नहीं मालूम अभी, तो इसके लिए नोटेशंस बनाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं। उसमें हम 3 तरह के नोटेशंस पढ़ते हैं, आपने सुना हो पॉलिश नोटेशन,
रीपॉलिश नोटेशन या इनफिक्स नोटेशन। इसको हम प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम सब पढ़ेंगे ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, स्टैक के अंदर आती हैं, और जिसमें हम इवैल्यूएशंस पढ़ते हैं कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन कैसे होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब जैसे अगला फिर स्टैक के क्वेश्चन है। फिर अगर हम बात करें, देखो ये ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल लिखा है, VFS, ये ग्राफ का पार्ट होता है, और इसमें हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, या हम बात करें, आप लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है ना। फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, है ना, कौन सा बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है, ये सारे जो क्वेश्चन सब ट्री से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। अभी ये क्यू, कौन सा क्यू टाइप का नहीं, क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू तो आप समझ सकते हो ना, क्यू मतलब कतार। जहां जैसे अगर आप रेलवे काउंटर पे खड़े हो तो आपसे बोला जाता है ना एक कतार में खड़े हो जाइए, तो वो क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं। तो उसमें उसके टाइप होते हैं कि प्रायोरिटी क्यू है, सर्कुलर क्यू है, डबल एंडेड क्यू है ना, सिंगल। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर कौन, देखो ये पैरेंथेसिस मैचिंग है। फिर कौन सा है, टॉप ट्री डेटा स्ट्रक्चर, सर्कुलर क्यू, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आप ये सारे जब क्वेश्चंस तभी बनेंगे जब हमको बेसिक इंफॉर्मेशंस पता होंगी। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर इन ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, आई थिंक तब। लेकिन तब से लेके अब तक आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें आपसे स्किप हो गई होंगी, है ना। तो चिंता करने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में लिख भी रहे हैं कि सर हमने पढ़ा है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। पहली बार पढ़ रहे हो, ओके, वेरी गुड, कोई बात नहीं। आप आप जैसे ही आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैंने तो फर्स्ट टाइम एमसीए में ही पढ़ा था, और जब मैं एमसीए कर रहा था तब मैंने पढ़ा था, सोचिए आप। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ध्यान देना होता है। चलिए मैं इसको पीछे कर देता हूं। चलिए, अब है डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। एक बार आप लोग रिवाइज पढ़िए जरा इसको। अभी आप कोई और क्वेश्चंस ना पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हाँ इसका नोट्स मैं दे दूंगा, आप बस इसको एक बार रीड करिए। ठीक है, इसको पढ़िए एक बार। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं पहले आप ये बताएं। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या पढ़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले बात इस बात की करते हैं कि डेटा क्या होता है। क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, दो अलग अलग चीजें, डेटा प्लस स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले बात करें डेटा क्या होता है, बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूं, और बिल्कुल आप घबराएं नहीं। देखिए हमारी क्लासेस जरूर कम हैं, लेकिन हमारी क्लास का ड्यूरेशन काफी बड़ा है, 2 घंटे, डेढ़ पौने 2 घंटे की क्लास हो रही है। तो वो आपको उसको कैचअप भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, और सारी चीजें करनी है। इसलिए आप इन सब चीजों पे दिमाग मत लगाना कि सर रोज क्लास हो या जब भी हो तो ऐसा हो, ये सब मत, मुझे बिल्कुल मत आप बोलना कुछ भी। आपको मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये जो क्लास दे रहा हूँ, वो बहुत इफेक्टिव होगी आपके लिए। इसलिए बीच में आप कोई भी ना तो फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ना ही ये क्वेश्चन पूछेंगे सर ये पढ़ा दो, ना ही ये कि सर ये नहीं हुआ है, ये कब कराओगे, कब खत्म होगी, ये सब फालतू के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछोगे आप। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्या है डेटा बेसिकली, बताइए। आप में से कोई बताएगा? अभी आप
ये मत सोचिएगा हम टेक्निकली कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, आप ये सोच लीजिएगा। हाँ, लाइक इंफॉर्मेशन, लाइक किसी भी एक डेटा की बात कर लें, लाइक अगर हम बात करें कि एक एम्प्लॉय है, राइट, किसी कंपनी में कोई एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय की अपनी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसको हम एम्प्लॉय आईडी बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आईडी कार्ड टंगा होता है लोगों के गले पे, तो उसमें एक आईडी कोड लिखा होता है। फिर एम्प्लॉय की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, लाइक उसका नाम, उसके फादर का नाम, और वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसका क्या डेजिग्नेशन है, like, so these are the information and collection of information is called data। ठीक है, उस डेटा को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना ही स्ट्रक्चर्स कहलाएगा। समझ पा रहे हो ना मैंने क्या बोला? उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, जैसे कि आप कोई फाइल बना देते हो कंप्यूटर में, आप लोग एक फोल्डर बना देते हो प्रॉपर, उस पे उसका लाइक अगर आपकी कंपनी में 100 एम्प्लॉइज हैं या 1000 एम्प्लॉइज हैं, आप उसके डेटा को कैसे मैनेज कर रहे हो? मान के चलिए अगर मुझे 501 नंबर के एम्प्लॉय का डेटा सर्च करना है, तो कैसे करोगे? आप सीक्वेंशियली सर्च करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8? नो, आप रैंडम सर्च भी कर सकते हो। तो ये जो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस हम लोगों को करने होते हैं, लाइक क्रिएशन, अपडेशंस, डिलीशंस, है ना, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ऐसा नहीं है कि कोई भी डेटा किसी भी मैनर में हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर वे होगा उसको ऑर्गेनाइज करने का, जिसमें आप डेटा को ऑर्गेनाइज करो ताकि आपको मेंटेन करने में कोई परेशानी ना जाए। मतलब आप उस डेटा के साथ कुछ भी करो तो आपको पता तो रहेगा। जैसे कि आपने अपने घर पे लाइक कोई 10-20 फाइल्स हैं, अगर आप उसको ऐसे ही फेंक दोगे तो कभी आपको 2 महीने बाद अगर आवश्यकता पड़ती है, तो क्या आप ढूंढ पाओगे कि फाइल नंबर 18 किस चीज की है? नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रॉपर मैनेज नहीं किया। अगर वही चीज आप प्रॉपर एक सेल्फ में मैनेज कर देंगे और उस फाइल नंबर पे नाम लिख देंगे उसका, और उसको एक ऑर्डर में जमा लेंगे, तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई फाइल नंबर 18, तो आप बोलोगे सर फाइल नंबर 18 फलाने टॉपिक की है या फलाने कंटेंट की है, ये मैं आपको अब भी देता हूं। ठीक है, तो आपने क्या किया? प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया डेटा को। ठीक है, अब इसी जो डेटा को हम बात करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या करते हो? कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, सॉफ्टवेयर बनाने में आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप किसी भी चीज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो। लाइक जैसे सपोज दैट कि मैंने बोला कि मुझे एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप क्या करते हो? उसको सारी चीजों को फीड करते हो प्रॉपर फोल्डर्स बना बना करके। आपको कभी सर्च करना होता है तो आप क्या करते हो? आपने तुरंत उस एम्प्लॉय की आईडी डाल दी और डेटा ऑटोमेटिक उसकी पूरी इंफॉर्मेशन खुल के आ गई। लेकिन ये तब होगा जब आप उस एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज कर दो। अब ऐसा नहीं है कि आपने लाइक कोई भी एम्प्लॉय है जिसकी एम्प्लॉय आईडी 101 है, उसकी एक फील्ड कहीं और रखी है, दूसरी फील्ड कहीं और रखी है, तीसरी फील्ड कहीं और रखी, चौथी फील्ड कहीं और रखी है। ऐसा नहीं कर सकते आप। क्या करना पड़ेगा? उस एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय आईडी 101 है, पूरी इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर वे में रखनी पड़ेगी, ताकि हम उसके उस डेटा को फैच कर सकें या उसमें से एक पर्टिकुलर फील्ड को फैच कर सकें। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली डेटा का प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना ही डेटा स्ट्रक्चर्स कहलाता है, जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। हालांकि इसके लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी पढ़ते हैं, जो कि आपके पहले सिलेबस में था सीयूटी में, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो वो
आपको और अच्छे से बताता है कि डेटा को कैसे प्रॉपर मैनेज करना है। पर यहां पर हमें जो डेटाबेस होता है या जो डेटा होता है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना होता है, जिसके लिए कुछ एल्गोरिथम हमको यूज करनी पड़ती हैं, ठीक है, और उसी को हम प्रोग्राम के फॉर्म में लिख देते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि बेसिकली देखो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, और डेफिनेशन पढ़ने में अगर आपको कोई डाउट लगे तो बताना आप, कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स जो इंफॉर्मेशन होती है, एंड फिगर्स और अ सेट ऑफ वैल्यूज और वैल्यूज ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट दैट रिफर्स टू अ सिंगल सेट। लाइक जैसे हमने बोला एक एम्प्लॉय, तो उस एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन थी वो एक सिंगल वैल्यू हो गई, सिंगल सेट हो गया, उस सेट में सारी जानकारी है ना, of them values. So the data items are the then classified into sub items, which is the group of items that are not known as the simple primary form of the item। मतलब कि उसको हम ग्रुपिंग में भी कर सकते हैं, विदाउट ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, एक प्रॉपर फील्ड बना दी, है ना। बेसिक जो चीजें हैं वो यही होती हैं। तो लाइक जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने कि एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय का क्या क्या होगा, नाम होगा, है ना, और लाइक उस फील्ड को भी, नाम को भी हमने एक 3 फील्ड में रख दिया। जैसे आप लोग फॉर्म भरते हो ना, पहले हमसे पूछा जाता है कि एम्प्लॉय का नेम बताओ, ठीक है। अब इस नेम को भी मैंने 3 ग्रुप में तोड़ दिया। बोलो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम या लास्ट नेम, सरनेम या लास्ट नेम। तो इसको भी हमने एक 3 फील्ड्स में, सब फील्ड्स में तोड़ दिया, है ना। असाइंड however an id assigned to an employee will generate be the consider a single item। like जैसे हमने बोल दिया कि 101, ठीक है। अब ये आईडी है, तो ये जो आईडी है वो एक सिंगल आइटम को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये बेसिकली डेटा का मतलब है, ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हमारा है व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स। So data structure is a particular way of storing and organizing data in the memory of the computer so that these data can easily be retrieved and efficient utilized in the future when required। जो डेफिनेशन है वो क्लियर है कि नहीं है? क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर वे आपको प्रोवाइड करता है डेटा को स्टोर करने को, ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। किसमें? कंप्यूटर की मेमोरी में, जहां आप अपने डेटा को रखते हो, सो दैट डेटा कैसे आप उस डेटा को इजीली रिट्रीव कर सको, है ना, उसको यूटिलाइज कर सको इफिशिएंटली जब आपको जरूरत पड़े। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने कुछ फाइल्स में डेटा रखा, अगर आपने यूटिलाइजेशन प्रॉपर किया है तो आप अंधेरे में भी जाएंगे 18 नंबर की फाइल को ढूंढ लाएंगे, और नहीं तो आप ऐसे फेंक दो, आप उसमें लेंसेज भी लगा देना तो भी नहीं ढूंढ पाओगे आप, क्योंकि आपने फेंक दिया ऐसे ही, है ना। या ढूंढोगे भी तो बहुत मुश्किल से। सोचते हैं ना अपन, जब कहीं जाते हैं तो 10 तरह की चीजें अपन चलते वक्त ही ध्यान रखते हैं, और फिर उस बोलते हैं कि एक एक्सक्यूज दे देते हैं कि सर मैं वो फाइल ढूंढने लग गया था इसलिए लेट हो गया था। क्यों? क्योंकि अपन ने उसको कहां फेंक दिया, ऐसी उटपटांग जगह फेंक दिया, ठीक है। एक रूम में भी नहीं फेंकते अपन, अपन क्या करते हैं, 10 फाइलें हैं, 2 यहां रख दो, 2 वहां फेंक दो, 2 यहां फेंक दो, 2 वहां फेंक दो। तो अपन क्या कर रहे हैं, जो फाइल ढूंढनी है, जिस रूम में ढूंढनी है उस रूम में मिलेगी नहीं, बाकी दूसरी सब जगह मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने डेटा को प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे, तो वो डेटा हमारा बेकार है, यूजलेस है। समझ में आ रही बात? उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो द डेटा कैन बी द मैनेज्ड इन वेरियस वेज लाइक द लॉजिकल और मैथमेटिकल मोड ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा नॉन एज द डेटा स्ट्रक्चर। क्या बोला गया है, फिर से पढ़ते हैं कि द डेटा कैन बी मैनेज्ड इन वेरियस वेज, बहुत अलग अलग तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं, लाइक द लॉजिकल और मैथमेटिकल, मतलब 2 तरीके, लॉजिकली और मैथमेटिकली, राइट।
मॉडल फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज अ डेटा स्ट्रक्चर्स। क्लियर, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था क्वेश्चंस में, लाइक एरेज एक डेटा स्ट्रक्चर्स है, लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक ग्राफ आपने पढ़ा होगा, ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, मैं एक बार और बिल्कुल आपको नोट्स दूंगा, सारी चीजें दूंगा, आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा पर्टिकुलर वे है जो डेटा को स्टोर करने के काम आता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के काम आता है कंप्यूटर की मेमोरी में, जिसको आप इफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हो, इजीली रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, इन फ्यूचर जब आपको रिक्वायरमेंट होती है, सो डेटा को आप दो तरीके से मैनेज कर सकते हो, एक तो लॉजिकली मॉडल से और मैथमेटिकल मॉडल से, राइट। सो फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, लाइक उसी को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज, ग्राफ। फिर हम इसको क्लासिफाइड करेंगे कि किस किस टाइप से हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? इसमें कोई डाउट तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि बेसिक बात अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दिक्कत है। नहीं, क्वेश्चंस के नोट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आप परेशान मत हो। क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, एज अ टेस्ट फॉर्म दूंगा, या हम आपको टेस्ट में देंगे, तो आप परेशान मत हो। ठीक है, घबराओ मत। चलो नेक्स्ट। अब डेटा स्ट्रक्चर को बेटा कहां यूज करते हैं? वेयर टू यूज डीएस, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कहां आप यूज करते हो? तो अगर आप ध्यान दो, तो डेटा स्ट्रक्चर्स आर वाइडली यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, लाइक कंपाइलर डिजाइन। जब आप कंपाइलर बनाते हो, कंपाइलर आपको पता है? नहीं, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी, जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जो लिखते हो, उस कोड ट्रांसलेट करने का काम करता है, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में, राइट। अगर आपने कोडिंग की होगी सी सी प्लस प्लस में, तो आप अपना जो कोड लिखते हो वो आप नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हो, पर कंप्यूटर इंग्लिश में नहीं समझता। कंप्यूटर एवरीथिंग जो भी आप दे रहे हो वो 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है। समझ में आ रही बात? तो वो जो ट्रांसलेशन का काम है कि एक पूरे कोड को, सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज करने का काम है कंपाइलर का। तो उसके लिए कंपाइलर पहले बनाना पड़ेगा, उस कंपाइलर को डिजाइन करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि मान के चलिए सी का प्रोग्राम आप लोगों ने लिखा होगा, आपने देखा होगा कि लिखा होता है वॉइड मेन और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब आप एक एक कैरेक्टर को रीड कर रहे हो, तो ये एक एक कैरेक्टर रीड करने का काम किसका है? कंपाइलर का। किसका काम है? कंपाइलर का। तो कंपाइलर बनाने के लिए उसको ये सब का मतलब बताना पड़ेगा कि क्या है, तो उसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रही बात? इसी तरह से जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हो कंप्यूटर में, आपको पता है कि वो कैसे काम करता है? नहीं पता है। आपने विंडोज चलाया, आपने लिनक्स चलाया, आपने मैकिन्टोश चलाया, आपको नहीं मालूम कि वो कैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीजें समझता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में क्या प्रोवाइड करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो उसको हार्डवेयर की भी बात समझनी, उसको सॉफ्टवेयर की भी बात समझनी, उसको जो यूजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसकी बात भी समझनी है। तो क्या है, हर चीज में क्या आ रहा है? डेटा। और उस डेटा के लिए ही हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? डेटा स्ट्रक्चर्स की। क्योंकि आपको फिर बता दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर के लिए
आपको कुछ प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे, उन प्रोग्राम्स में आपको डेटा का यूज करना पड़ेगा, और डेटा जो आप यूज कर रहे हो वो आपको एक सिस्टमेटिक वे में यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? डेटा स्ट्रक्चर्स की। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बेसिक सी बात बता रहे हैं आपको। लाइक ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या है? लाइक आप लोग देखते हो, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, जिसको आप एनिमेटेड फॉर्म में भी देखते हो कि नहीं देखते हो? वो क्या है? एक डेटा ही तो है। उस डेटा को भी यूज किया जाता है, किस वे में यूज किया जाना है? ग्राफिक्स। आपने देखा होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे कंप्यूटर ग्राफिक्स आगे जाकर के, जिसमें आप सारी चीजें पढ़ोगे। अच्छा, आपने ग्राफिक कार्ड का नाम सुना होगा कंप्यूटर में? सुना है नहीं सुना है? क्या होता है इसका मतलब? क्या यूज होता है? बेसिकली बेसिकली क्या यूज होता है? आप जब लैपटॉप लेने जाते हो तो उसमें क्या यूज होता है? बताओ, बताइए। हाँ, मतलब बेसिकली हम लोग ग्राफिक कार्ड का यूज क्या किस में करते हैं? बहुत बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं या गेमिंग में यूज करते हैं, राइट? है ना? क्योंकि वो इतनी ज्यादा रिजोल्यूशन और इतनी ज्यादा पिक्चर क्वालिटी में आपसे मांगता है, जो नॉर्मली आपके सिस्टम में नहीं होती, तो उसके लिए हम अलग से उसकी क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए भी हमें डिजाइन करने के लिए किसकी यूज जरूरत पड़ती है? बोलो। डेटा स्ट्रक्चर्स की। और भी ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पर हम यूज करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। सुना है नहीं सुना है? यूज ही करते हैं हम लोग, रोज यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आप देखो आपका गूगल कितना स्मार्ट है, आप उससे कुछ भी बात करोगे वो आपको कोई एक ऐसा आंसर नहीं होगा जो नहीं दे पाए, लगभग दे देता है। 90% आपको, 95% आपको करेक्ट आंसर दे भी देता है। कैसे दे पाता है? कैसे दे पाता है? डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से। क्योंकि आपने उस, फिर वही बात है, मैंने आपसे कहा, मैंने आपको एक ऑर्डर दिया कि चलिए मैंने आपको 18 फाइलें दी थी, 18 फाइलों में आपसे पूछ रहा हूं 14 नंबर की फाइल लेके आओ। ठीक है? अब 14 नंबर की फाइल आपने प्रॉपर अरेंजमेंट में लगा रखी है, तो आप मुझे दे दोगे कि नहीं दे दोगे? है ना? तो अगर मैंने उस डेटा को प्रॉपर फीड कर रखा है तो आप मुझे दे दोगे। कई बार ऐसा होता है कि गूगल भी आंसर नहीं दे पाता है, आपको कुछ बोलते हो तो वो बोलता है सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू। है ना? ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? क्यों? क्योंकि उसके पास उस चीज से रिलेटेड डेटा नहीं है, या उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, या आपकी बात को सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। समझ में आ रही बात? तो सारा खेल क्या है, किसका है? डेटा। डेटा की पूरी कहानी है, और डेटा को ही हम कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और सारे जो सब्जेक्ट्स में यूज होता है वो क्या होता है? डेटा। सो डेटा इज अ कॉमन पार्ट। ठीक है? हर जगह डेटा का ही खेल है। मोबाइल में हम लोग बोलते हैं ना भाई, डेटा नहीं आ रहा है, नेट पैक खत्म हो गया है ना। भाई मेरे मोबाइल में बहुत डेटा है, मेरे कंप्यूटर में बहुत डेटा है, मैं अभी फॉर्मेट नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? तो सारी जो चीजें हैं वो डेटा के ऊपर ही बेस्ड हैं। आप डेटा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें करते हो, तो उसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और हर कंपनी, लगभग हर कंपनी आपसे डेटा स्ट्रक्चर तो पूछती ही है। लगभग हर कंपनी। कुछ एक कंपनी हो सकता है कि वो छोड़ दे, पर बेसिक कॉन्सेप्ट तो वो चाहते हैं कि आपको आना चाहिए। भले ही आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर ना आता हो, लेकिन बेसिक तो आना चाहिए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिपिकल लगता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। इंप्लीमेंटेशन आसान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब आप करेंगे तो इजी लगेगा। उसको पढ़ेंगे तो इजी लगेगा कोई भी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, कोई भी चीज कठिन और आसान नहीं होती। जो आपने पढ़ लिया वो आसान है, जो नहीं पढ़ा वो कठिन ही रहेगा, चाहे वो कितना भी आसान कोई क्यों ना कहे। मैं उसको कितना भी आसान कह दूं, पर आपको वो कठिन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। समझ में आ रही बात? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स, इसको नहीं छोड़ना है। और
क्वेश्चंस जो जो आएंगे वो मैं आपको करा चलूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स आर द मेन पार्ट ऑफ द मेनी कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम्स एज दे अलाउ द प्रोग्रामर्स टू मैनेज द डेटा इन एफिशिएंट वे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो डेटा पर ऑपरेशंस करने के लिए आपको अलाउ करता है। ओके, बिल्कुल चैट जीपीटी आप बिल्कुल बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, लेकिन कोई भी जो भी आप एआई टूल या कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसमें डेटा स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। यानी ये मान के चलिए बिना डेटा स्ट्रक्चर के आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब चूंकि हमने इस बात को समझ लिया कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या, तो अब डेटा स्ट्रक्चर को भी हमने एक प्रॉपर वे में क्लासिफाइड किया है कि किस किस तरीके से हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। एक तो करते हैं हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स और दूसरा करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। प्रिमिटिव क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, दोनों को अभी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रिमिटिव का मतलब जो बिल्कुल प्राइमरी चीज है, जैसे लाइक आपने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होगी कोई भी यूज, तो आपने सुना होगा इंट, फ्लोट, या हम प्रिमिटिव को नॉर्मली ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिमिटिव वर्ड क्या होगा, लाइक ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, जो आप एबीसीडी पढ़ते हो, अल्फाबेट्स पढ़ते हो, दैट इज अ प्रिमिटिव वर्ड। एंड नॉन प्रिमिटिव दैट मीन्स कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड आपने बना दिया, किससे, प्रिमिटिव से मिलाकर के कोई वर्ड बना दिया, उसको क्या बोलते हो, नॉन प्रिमिटिव। लेकिन यहां अगर हम कंप्यूटर साइंस में बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की, तो जो प्रिमिटिव से मिलकर के बना है वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, देखो इस सब्जेक्ट में आप लोग बोर नहीं होगे, ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, लॉजिकल होगा, तो और आपको बहुत काम आएगा, इसलिए ध्यान रखना। थ्योरी पार्ट जरूर है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा, आपको टफ नहीं लगेगा। ये मैं आपसे इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने अभी हर एक चीज पहली बार ही पढ़ी थी और मुझे उससे पहले कंप्यूटर नहीं आता था। लेकिन ये नहीं है कि आपको आ नहीं सकता, हर चीज पॉसिबल है, बट आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी बच्चा ना सोचना कि भाई जो लोग बीसीए किए हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस से किए उनको बहुत आता होगा, किसी को कुछ नहीं आता। जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक नहीं आएगा, चाहे वो बीए वाला हो, चाहे वो बीकॉम वाला हो, चाहे वो बीएससी वाला हो, चाहे वो बीटेक इंजीनियर ही क्यों ना हो। कोई भी सब्जेक्ट तभी आएगा जब आप उसको ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो हर हर चीज समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। चलो, तो अब बात करते हैं। हमने देखिए डेटा स्ट्रक्चर को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में अरेंज कर दिया है। अब आप देखो जरा डेटा स्ट्रक्चर, मैंने आपको क्या बोला, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ये प्रिमिटिव है और ये नॉन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, और भी होते हैं, लेकिन हमने एक बेसिक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हर लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं, है ना। तो इसलिए हमने एक बेसिक बात ले रखी है कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, इनसे मिलकर के अगर हम कोई डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो बनेगा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में फिर से ब्रेक किया जाएगा, और उसमें दो पार्ट कौन कौन से बेटा, एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें एक गलती हो गई है, कोई बात नहीं, आपने करेक्ट करवा दिया, शायद टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है ना। अच्छा, नहीं, ये एक्चुअल में फील्ड जो है ये इमेज बनाते वक्त थोड़ी सी हुई है, नोट्स में सही है, होगी, मैं करवा दूंगा इसको करेक्ट। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? देखिए डबल भी होता है, डबल का मतलब क्या है कि फ्लोट का ही एक बड़ा पार्ट है भाई। जैसे अब अगर आप अनसाइंड इंट की बात करते हो, तो अनसाइंड इंट क्या किससे मिलके बनता है, इंटीजर का ही पार्ट है वो, अनसाइंड लिख देते हैं। डबल मतलब रियल कांस्टेंट ही होता है, तो वो ये प्रिमिटिव में ही आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
पर हमने क्या बोला कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अलग अलग यूज करते हैं, इसलिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के हमने एग्जांपल नहीं लिया है, जस्ट एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन जो है वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की पार्ट है। आप ले सकते हो, अगर आप लाइक सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो तो डबल कॉस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोट होता है उसमें तो ऐसे, तो फिर इंट तो हमने यहाँ पर इंट नहीं लिखा है, क्या लिखा है, इंटीजर लिखा है। यहाँ फ्लोट की जगह अगर हम ऐसा लिख दें रियल, पर आप रियल समझ नहीं पाते इसलिए मैंने फ्लोट लिखा है। फ्लोट मतलब वो वैल्यू जिसमें फ्रैक्शन पार्ट होता है, इंटीजर मतलब वो वैल्यू जिसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है। आप लोग थोड़ा समझते होंगे, मैथ्स के स्टूडेंट हैं। कैरेक्टर का मतलब लाइक इसमें स्ट्रिंग भी आ सकती है और एक सिंगल कैरेक्टर भी आ सकता है, लेकिन कैरेक्टर चूंकि ये हमने क्या बोला, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसमें स्ट्रिंग नहीं आ सकती। अभी किसी किसी में कैरेक्टर बोलते हैं तो कैरेक्टर में स्ट्रिंग भी ले लेते हैं और सिंगल कैरेक्टर भी लेते हैं, पर यहां पर सिंगल कैरेक्टर लाइक सी, ए, ठीक, ओके। बुलियन का मतलब जिसमें आप बोलते हो ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग यूज होता है, कहीं पर वैल्यूज का ज्यादा यूज करते हैं, 0 1, राइट, इस तरह से यूज किया जाता है। क्योंकि हम यहां पर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो हम किसी भी लैंग्वेज में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। चलो अब बात करेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है। देखिए ये जो आप मॉडल देख रहे हैं बेटा, हायरार्किकल मॉडल देख रहे हैं, ये जो मैंने डिजाइन किया हुआ है ये किस मॉडल में है, हायरार्किकल मॉडल है। और इस पूरे मॉडल को आप क्या बोल सकते हो, ट्री, क्या बोल सकते हो, ट्री। ट्री का मतलब समझते हो ना, ट्री नॉर्मली एक ट्री, ट्री आपने देखा होगा बाहर आपके लगा होता है, बाहर गेट के बाहर लगा होगा, आपके आंगन में लगा होगा, कहीं पे भी लगा होगा। पेड़ की बात कर रहे हैं, ट्री मतलब पेड़, राइट। तो उस पेड़ में उसकी लीफ, बहुत सारी चीजें अभी हम आपको बताएंगे, जब ट्री पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज बताएंगे, सुना होगा। तो ये जो मॉडल हमने लिया है वो ट्री के सर्च पर ही लिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बफरिंग हो रही है, ओहो, मैं बोल देता हूं, टेक्निकल टीम चेक कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत। बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी, ठीक है। तो बेसिकली ये भी दो तरह का होता है, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। अब लीनियर में भी हम लोग कितने तरह के पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं स्टैटिक और दूसरा पढ़ते हैं डायनामिक। स्टैटिक आप लोग वर्ड यूज करते हो इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग भी आप यूज करते हो, और नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ यूज करते हो। स्टैटिक का मतलब क्या, जो चीज स्थिर है, यानी कि जो चीज हम मोशन में नहीं है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स बात करें तो, कि जो स्थिर है, मतलब स्थिर का मतलब हमारा डेटा स्टैटिक है या डायनेमिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार आपने जो डेटा फीड कर दिया वो स्टैटिक हो गया, और अपने डेटा को बार बार आप मॉडिफाई कर पा रहे हो, बार बार अपडेट कर पा रहे हो, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, डायनामिक। बहुत ही सिंपल शब्दों में सारी चीजों को समझना है। ये मत सोचना कि किसी ने बोल दिया कि भाई डेटा स्ट्रक्चर बहुत कठिन है, ये तो आ ही नहीं सकता, आप ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि उसमें जो जो चीज बोली जा रही है ना, वो आपको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। फिर अब देखो, स्टैटिक में हम लोग यूज करते हैं बेटा अरे, एरे, कोई लोग अरे अरे बोलते हैं, अरे नहीं बोलता, एरे होता है, एरे। एरे डेटा स्ट्रक्चर जो है
उसको हम एज अ स्टैटिक यूज करते हैं, और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट को यूज करते हैं। स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। अभी हम सबके मतलब बताएंगे। तो ये हम तीन तरीके से यूज करते हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास में दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एक है लिनियर, दूसरा है नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब जो एक लाइन में अरेंज किया जाए, जिस डेटा को एक लाइन में हम अरेंज करते हैं, एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं हम कि भाई एक लाइन में हम अरेंज करें। और लीनियर का मतलब ये भी है कि उसके आगे कुछ होगा और उसके पीछे कुछ होगा। जैसे अगर हम बात करें क्यू की, ठीक है, क्यू क्या है? एक हम बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन काउंटर पर खड़े हैं, या आप सिनेमा घर में जाते हो तो टिकट पे आपसे बोला जाता है क्यू में खड़े हो जाएं। तो क्यू क्या है? एक तरीके से आपके पीछे भी कोई व्यक्ति खड़ा है, आपके आगे भी कोई व्यक्ति खड़ा है। तो जिसका सक्सेसर एंड प्रेडिसर होगा उसको आप क्या बोल सकते हो? लिनियर। ठीक है। और जिसका सक्सेसर और प्रेडिसर नहीं होगा उसको क्या बोलोगे? नॉन लीनियर। जैसे अगर आप नॉर्मली बात करो पेड़ की, पेड़ देखा है ना आपने सभी ने, क्या उसकी सभी शाखाएं लीनियर होती हैं क्या? नहीं होती हैं। एक ऐसी फूट निकली होगी, एक ऐसी निकली होगी, एक ऐसी निकली होगी, तो एक आगे जाकर के सीधा होकर के फिर ऐसे ऐसे इस तरह से। पेड़ तो बनाना मुझे नहीं आएगा, लेकिन आप देखते हो ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। तो ये क्या है? एक तरीके से नॉन लीनियर है, एक लाइन में नहीं है प्रॉपर। ठीक है ना? समझ पा रहे हो ना? तो इस तरह से हम डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो प्रिमिटिव, पहले तो शुरुआत में प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, फिर नॉन प्रिमिटिव को हम लोग डिवाइड करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, और फिर लीनियर में हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक में डिवाइड करते हैं, जबकि नॉन लीनियर में ट्री और ग्राफ में डिवाइड करते हैं। ट्री और ग्राफ, ग्राफ आपने सुना होगा। ग्राफ क्या होता है? वो चीज, लाइक ग्राफ को हम ऐसे समझते हैं जैसे कि आप ने 4-5 लोगों का एक चैनल बनाया, कम्युनिकेशन चैनल बनाया। लाइक 1 2 3 4 5 लोग बात कर रहे हो, तो आपने आपने उससे बात की, उसने इससे बात की, इसने इससे बात की, तो एक क्या बन गया? एक सर्किट बन गया, कुछ चैनल बन गया। बन गया नहीं बन गया? लाइक अगर हम टेलीफोन नेटवर्क की बात करें, ये क्या है? ग्राफ है। इसमें आपको कोई शाखाएं देखने को नहीं मिलेंगी, ये कहीं पर भी हो सकता है। बेसिकली हम पाथ के लिए यूज करते हैं, सर्किट्स के लिए यूज करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है? ग्राफ का एग्जांपल है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति यहां है, 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 ये इससे कनेक्टेड 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 है। दैट इज अ ग्राफ। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक नोड होता है, एक एज होती है। उस नोड को आप वर्टाइसिस भी बोल सकते हो, ठीक है, और एज को लिंक भी बोल सकते हो। राइट? अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए बिल्कुल भी पैनिक मत करना किसी भी चीज के लिए कि सर समझ नहीं आ रहा है। आएगा समझ में, 100% आएगा। ठीक है। डायनेमिक में हमने आपको बता दिया लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, एंड लीनियर में ट्री एंड ग्राफ। ट्री को हम बेसिकली हायरार्किकल मॉडल बोलते हैं, और ग्राफ जो है वो हमारा किसी भी तरीके से हो सकता है। तो इसको हम बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर आप बात करो कि आप किसी भी जगह पे जा रहे हो, आपके सामने 4 रास्ते हैं, तो आप कौन सा रास्ता प्रिफर करोगे? ऑब्वियसली बात है कि शॉर्टेस्ट जो हो, तो आप 4 जगह से जा सकते हो ऐसे। ये ग्राफ है, समझ में आ रही है बात? 4 जगह से वहां से भी कोई आ सकता है जो एक पॉइंट को कनेक्ट करता हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, यस, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पढ़ी है अगर आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों ने डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा है और उसके यूजेस भी बता रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इससे एक सीधी बात क्लियर होती है कि कई सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, और रिवीजन भी हो रहा होगा आपको। यस, डिस्कस थ्योरम भी आपने यूज की होगी,
ये बेसिकली हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ में यूज करते हैं, नया वर्ड है, जो लोग नहीं जानते होंगे उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट हाँ, हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ की जो एल्गोरिथम्स होती हैं वो यूज करते हैं। जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, राइट। चलो, ये इतने पार्ट में किसी को कोई दिक्कत बता दो, अगर है तो बता दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको आज इंट्रोडक्शन वाले जो पार्ट को हमको फिनिश करना है, भले ही क्वेश्चंस हो पाए या ना हो पाए, पर एज अ थ्योरी आज डिस्कस कर लें हम, जितना इंट्रोडक्शन है। और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको लगभग हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा मतलब समझा दिया है। तो अब आप अवेयर हो जाओगे कि बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स है क्या और किसको कैसे यूज करते हैं, ये भी अभी हम जानेंगे, है ना। इंप्लीमेंटेशन पार्ट हम आपसे नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन पार्ट में पूरा प्रोग्राम या एल्गोरिथम लिखनी पड़ती है, जो अभी इतनी यूजफुल नहीं होगी। क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस में नीडफुल होगी जितनी चीज, वो आपको हम बताते चलेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट। अब थोड़ा सा ये इसका डिटेल पार्ट है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसे मैंने आप लोगों से बात की कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्या, जिसका एक प्रेडिसर और सक्सेसर पार्ट होगा, उसी को आप लीनियर बोलोगे, या जो डेटा आपका है उसको लीनियर मैनर में आप अरेंज करोगे। लाइक जैसे हमने एक इस तरह से हमारा एक लाइन है जिसमें कुछ बॉक्सेस हैं, इसको बेसिकली प्रोग्रामिंग टर्म्स में हम लोग बेटा एरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरे। एरे वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें मेमोरी लगातार में होती है। लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप देखो, तो आप किसी सोसाइटी में जाते हो, उस सोसाइटी में जो मकान घर बने होते हैं वो एक जैसे स्ट्रक्चर के बने होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 1 BHK के फ्लैट हैं, तो लगातार के क्रम में वो 1 BHK के फ्लैट बने होंगे। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसको आप लोग रियल लाइफ में महसूस करते हैं। आप देखते हो ना कि सोसाइटी बनी है, लाइक एक सोसाइटी का नाम है ए, उस ए सोसाइटी में 20 फ्लैट 1 BHK के बने हैं, तो सेम डेटा स्ट्रक्चर के हैं, सेम फॉर्मेट में है, लगातार क्रम में है उनका। अगर एक का नंबर 101 है तो दूसरे का नंबर 102 होगा, तीसरे का नंबर 103 होगा। लाइक A101, A102, A104, 103। सो दैट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर। उसको एक रो में हमने फॉर्म कर दिया। तो बेसिकली a data structure that preserve a linear connection among its data elements is known as a linear data structure. The arrangement of data is done linearly where each element consists of successors. जैसे मैंने आपसे बोला कि उसके आगे घर उसके पीछे घर, तो वो क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, कभी ऐसा आपने देखा है, एक घर आपका यहां है, एक घर आपका यहां है, मतलब ऐसा कभी बनाया ऐसा बना है? इस तरह से कम बनाते हैं, है कि नहीं? कैसा मिलेगा मैक्सिममली? ट्री में कम मिलेगा आपको, एक ऐसा नहीं होगा कि एक घर यहां टंगा होगा, एक घर वहां टंगा होगा, एक घर यहां टंगा होगा, नहीं ना। तो हर डेटा स्ट्रक्चर का अपना एक मतलब है कि भाई उसको कैसे डिजाइन करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर जगह एरे का यूज कर देंगे, हर जगह ट्री का यूज कर देंगे, हर जगह ग्राफ का यूज कर देंगे, हर जगह क्यू का यूज कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हर डेटा स्ट्रक्चर का अपना एक मतलब है, अपना एक मीनिंग है, अपना एक इंप्लीमेंटेशन है, अपना एक कह सकते हैं कि यूज है, कि कहां किस तरह के डेटा को यूज करना है। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली जिसका सक्सेसर और प्रेडेसर होता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट डेटा एलिमेंट, फर्स्ट का कोई प्रेडेसर नहीं होगा और लास्ट वाले का कोई सक्सेसर नहीं होगा, लाइक दैट। जैसे अगर मैं F1 ये एलिमेंट है, और एल एफ मान लेते हैं ये F कितना है, F1, F2, F3, F4 और ये F5। तो F1 के पहले कोई एलिमेंट नहीं है और F5 के बाद में कोई एलिमेंट नहीं। बाकी देखो, F2 के पहले F1 है, F2 के बाद में F3, F3 के पहले F2 है, F3 के बाद में F4 है। समझ पा रहे हो ना? नहीं? बोलो हाँ या ना। सो क्या है ये? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
ठीक। सो हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी ट्रू इन द केस ऑफ मेमोरी, पर मेमोरी के केस में ऐसा नहीं होगा, है ना। मेमोरी को बेसिकली आप लोग जो अरेंज करते हो वो ट्री के फॉर्म में अरेंज करते हो मैक्सिममली। मेमोरी का मतलब जैसे स्पेसेस की बात कर रहे हैं अपन, कंप्यूटर में जैसे आप फाइल और फोल्डर यूज करते हो, वो ट्री के फॉर्म में आप देखते हो। पहले एक मेन फोल्डर हो गया, उसके अंदर दो सब फोल्डर हो गया, उसके अंदर आपने चार सब फोल्डर बना दिए ऐसे। तो वो बेसिकली किस चीज का यूज करते हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू इन द केस ऑफ मेमोरी, क्योंकि मेमोरी यहां पर हम लोग दो तरीके से, एक्चुअल में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग दो तरह के वेरिएबल बनाते हैं बेटा। एक तो बनाते हैं स्टेटिक, स्टेटिक में हम लोग यूज करते हैं एरे, और एरे मतलब है कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, दैट मींस कि लगातार क्रम में जो मेमोरी को यूज करेगा। और डायनेमिक में हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट, जिसको आप डायनेमिकली यूज करते हो। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि वो मेमोरी भी रैंडमली यूज करता है, दैट मींस कि वो लगातार में यूज करे ना करे। क्योंकि जैसे लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट का हम यूज करते हैं, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि बेसिकली आप डायनेमिक यूज करते हो लिंक लिस्ट को, है ना। तो एक हमारा मेमोरी पार्ट यहां पड़ा हुआ है, लाइक एक ये मेमोरी है हमारे पास में, ठीक है, एक मेमोरी ये पड़ी हुई है, एक मेमोरी ये पड़ी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है ना। अब इसको ऐसे समझो, जो मैं मेमोरी की बात कर रहा हूं, ऐसे समझो जैसे कि एक जगह बनी हुई थी, एक सोसाइटी बनी हुई है। तो उस सोसाइटी में कभी कभी आप ये देखते हो कि कुछ घर तो बना दिए उन्होंने लगातार, पर कुछ कुछ जगह बीच बीच में छूट गई। अब उसका क्या यूज करें। आपने 100 घर बना दिए लगातार, 2 BHK के आपने 100 फ्लैट बना दिए। अब उसके बाद में क्या होता है, कुछ जगह छूट गई, तो उसका आप इम्प्लीमेंटेशन क्या, उसका यूज कैसे करोगे, कैसे यूज करोगे उस मेमोरी का। उस मेमोरी का आप ऐसे यूज कर सकते हो, आप कोई पार्किंग एरिया बना सकते हो, आप एक गार्डन बना सकते हो, आप एक गार्ड रूम बना सकते हो, ठीक है, आप सोसाइटी का कोई हॉल बना सकते हो। तो ये जो मेमोरी होती है वो आप कैसे यूज करते हो, जहां जहां आपको जगह मिल गई वहां आपने बना दिया। समझ में आ रही बात। तो दैट इज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। समझ में आ गई बात। इसलिए अभी ये क्वेश्चन आया था कि एरे का डिसएडवांटेज क्या है। एरे का डिसएडवांटेज क्या है, एरे क्या होता है, लगातार में मेमोरी बनाता है। आप सोच के देखिए, अगर आपके पास में 1000 स्क्वायर फीट की 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है, और आपने कुछ 100 150 स्क्वायर मतलब 200 500 स्क्वायर फीट की जगह का एक घर बनाया, उसके बाद आपने उसी की लगातार क्रम में घर बनाना शुरू किया, तो कुछ कुछ जगह आपकी वेस्टेज भी होती होगी, ऑब्वियसली होगी, है ना। मैं घर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हर इंसान घर के बारे में सोचता है ना, कि हमारा भी एक घर हो और हम इस तरह का घर लेंगे। डेफिनेटली उसको आप डेटा स्ट्रक्चर से रिलेट कर पाए कि जो मैं कहना चाह रहा हूं उसमें क्या होता है कि कुछ वेस्टेज भी होता है। दूसरी बात क्या होती है कि हमें इंसान की रिक्वायरमेंट नहीं पता, हमने बना दिए 2 BHK के 1 BHK के फ्लैट, सपोज दैट हमने बना दिए 100 फ्लैट। बट उसमें से क्या हुआ कि कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। क्या मतलब हुआ कि वो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो हो गया बेकार। बोलो हाँ या ना। अगर आपने सारी जगह पे सारे एक जैसे ही बना दिए तो कुछ लोगों को नहीं पता, उनको लगता है कि मुझे 3 का चाहिए, मुझे 4 का चाहिए, या मुझे अलग से चाहिए। तो एरे इस मामले में थोड़ा करता है मेमोरी का वेस्टेज। क्यों, क्योंकि ये होता है स्टेटिक टाइम पे डिसाइड, मानी आपने आज डिसाइड कर लिया कि 10 साल बाद ये घर ऐसे होने चाहिए, राइट। लेकिन 10 साल बाद कोई अलग रिक्वायरमेंट आई, अलग तरह के क्लाइंट आए आपके पास में, नहीं भाई आप मुझे ऐसा दे दो, तब आप क्या करोगे, नॉट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी और एरिया। तो उस केस में डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोग करते भी होंगे ऐसा, वो करते हैं कि कुछ जगह पर उन्होंने बना दिया और कुछ जगह ओपन स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। आपने कहा कि भैया ये 2 BHK का फ्लैट आप देख लो, आपको पसंद आया तो आप ठीक है यूज कर लो, नहीं आ रहा तो उसने बोला नहीं मुझे इससे बड़ा चाहिए। तो आपने क्या किया, ठीक है आपको कितनी जगह चाहिए, बोले सर 1000 स्क्वायर फीट चाहिए,
1200 चाहिए, 1500 चाहिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह का रिक्वायरमेंट का आपको घर बना के दे दिया। तो ये क्या हो गया, रन टाइम पे डिसाइड किया आपने कि हमें किस को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, किस मैनर में। समझ गए कि नहीं? इसी को बोलते हैं डायनामिक। मतलब आप चेंज कर सकते हो। समझ में आ रही बात? ये है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब एक बार जो बना दिया वो बना दिया, उसको उसका और कोई रीजन नहीं है। आप पहले ही प्रोग्रामर को पहले ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई इसको इतनी मेमोरी हमें दिलवानी है, चाहे उसका यूटिलाइजेशन हो और चाहे उसका यूटिलाइजेशन ना हो। पर डायनेमिक में जितनी रिक्वायरमेंट उतना लेते जाओ आप, काम खत्म। जैसे अगर इसको और दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अगर घर में आपका खाना बना के रख दिया गया, तो वो हो गया एक तरीके से स्टैटिक। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन हम लोग आजकल स्टैटिक रहे नहीं, है ना। घर में बोला मम्मी हमको ये चीज खानी है, तो मम्मी ने बोला कि तुम्हें इतनी भड़बड़ क्यों मची हुई है, इतने जल्दी जल्दी क्यों, ये बना रखा है इसको खाओ। नहीं नहीं हम इसको नहीं खाएंगे। आपने क्या बोला, डायनेमिक। मतलब आपको एक रन टाइम पे रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये चीज खानी है, फिर आपने बोला कि मुझे चीला खिला दो, मुझे मैगी खिला दो, या मुझे डोसा खिला दो। तो ये क्या है, रन टाइम, है ना। तो उसका क्या फायदा हुआ, उसका ये फायदा हुआ कि आपने जो खाना बना के रखा था पहले से, और अगर आपने नहीं खाया, उसको आप यूज नहीं किया, तो क्या होगा, वेस्टेज हो गया। लेकिन अगर आपने रन टाइम पे वो चीज यूज की, जैसे आपने चीला खाया, 2 चीले बना दिए, आपने खा लिए, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पहले से रखे होते तो क्या होता, आप नहीं खाते, तो क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। दैट मीन्स कि रन टाइम पे आपने जो चीज डिसाइड की है वो इफेक्टिव मेमोरी का यूटिलाइजेशन करता है। बट बात आती है कि इंप्लीमेंटेशन में, तो इंप्लीमेंटेशन ऑब्वियसली बात है, डायनेमिक होगा तो कॉम्प्लेक्स होगा, स्टैटिक इजी होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुझे 10 चीले बना के रखने हैं, आपने बना के रख दिए, या आपने 10 डोसे बना के रखने हैं, आपने बना के रख दिए, उसके लिए आपने पहले से कंटेंट तैयार किया है। बट अगर आपसे कोई कहे कि नहीं मुझे तो 2 ही खाने हैं, रन टाइम पे कोई बोलेगा, तो आप उस समय पर तैयारी करेंगे, जो कि आपके लिए इजी नहीं होगा। इजी नहीं होगा मतलब उसका इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है उसके लिए इंप्लीमेंटेशन होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा नहीं, थोड़ा। ठीक है, इसलिए हम लोगों को एरे आसान लगता है। ठीक है, उसको आप छोड़िए, जो आप नहीं जानते वो तो जो लोग जानते हैं वो समझ गए होंगे। ठीक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि ये होता है एक तो स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक, हमने बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक में मैंने आपको बता दिया सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, एरे। एरे क्यों? क्योंकि एरे का अपना फिक्स्ड साइज होता है। जैसे अगर मैंने ये एरे बना दिया है बेटा, कितने एलिमेंट का एरे है बोलो, A1 A2 A3 A4, इसको आप ऐसे बोलो, ये डेटा है। रुक जाओ, ऐसा गलत हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। ये डेटा आइटम है, ठीक है। ये A2 है गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, और ये A5 हो गया। दैट मीन्स कि ये 5 एलिमेंट का एक एरे है जिसका साइज पहले से पता है। ठीक है, कि आपको 5 बॉक्सेस का एक मेमोरी एलोकेशन कराना है जिसके अंदर कुछ डेटा होगा। एरे में आप सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को रख सकते हो, है ना। जैसे आपने एरे बनाया तो आपने 1 BHK के 10 घर बनाए, तो सेम स्ट्रक्चर के बनाओगे, सेम मेमोरी लेंगे। जैसे अगर हमने बोला कि 1 BHK का एक प्लॉट का साइज है 500 स्क्वायर फीट, तो 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट के आपने 5 घर बना दिए सेम स्ट्रक्चर के। उसको आप क्या बोलोगे, एरे बोलोगे। क्या बोलोगे, एरे। एरे का मतलब है कि कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, सिमिलर टाइप ऑफ आइटम। ठीक है। So the data structure having a fixed size are the known as the static data structure. The memory for these data structure is allocated at the compiler time. Compile time होगा, कंपाइलर नहीं होगा यहाँ पर, ये करेक्शन है। कंपाइल टाइम मतलब जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हो, प्रोग्राम क्या होता है, जस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप एलोकेट करते हो, और
प्रोग्राम से आप ऐसे समझिए जैसे कि अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का मतलब कोई फंक्शन होता है, फंक्शन में आप क्या करते हो कि जो आपके काम होते हैं वो सिस्टमैटिक वे में होते हैं, तो उस सिस्टमैटिक वे को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेशन करना ही प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, सो प्रोग्राम क्या है? जस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उसमें हम प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हैं, कंपाइल करते वक्त ही हम कुछ डेटा स्ट्रक्चर ऐसे यूज करते हैं जो कंपाइल टाइम पे डिसाइड करें कि इसको इतनी मेमोरी एलोकेट करा दें। ठीक है, और जो हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कराते हैं उसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जिसको हम बोलते हैं डीएमए कॉन्सेप्ट्स। एंड देयर साइज कैन नॉट बी चेंज बाय द यूजर आफ्टर बीइंग कंपाइल्ड, मतलब वो कंपाइल हो गया उसके बाद हम डेटा का साइज चेंज नहीं कर सकते। सो हाउएवर द डेटा स्टोर्ड इन देम कैन बी अल्टर्ड। हाँ, डेटा को आप चेंज कर सकते हो, पर जो आपने डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर हमने एरे 10 साइज का लिया है, अभी बेटा ये हमने डेटा लिया है, ये डेटा ये एरे का इंडेक्सिंग नहीं है, इसलिए A0 नहीं लिखा है मैंने, ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है एरे की इंडेक्सिंग बेटा ये 0 से ही होती है, लेकिन ये डेटा है। मैंने हालांकि A1 A2 नहीं लिख रहा था, मैं D1 D2 लिख रहा था, पर कोई बात नहीं, ये होता है। एरे का इंडेक्सिंग किया जाता है। इंडेक्सिंग से मतलब आप समझते हैं कि घर का पता। ठीक है, जैसे मैंने 10 घर बना दिए, अब हमें आपको कौन सा घर एलोकेट करना है ये कैसे पता होगा? आपके घर के पते से। और घर का पता यहां पर कंप्यूटर में हम कहां यूज करते हैं? एरे में क्या यूज करते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स मतलब ये बताएगा कि A0 वाला जो बॉक्स है जिसमें A1 डेटा है, तो A0 को आप चेंज नहीं कर सकते। किसको चेंज कर सकते हो बेटा? इस A1 को चेंज कर सकते हो। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपने ये 5 घर बना दिए, ठीक है, इस 5 घर में जैसे मैंने कहा कि भाई ये जो A0 वाला डिब्बा है ना, घर है, वो मुझे दे देना। ठीक है, ठीक है भाई, अब मैंने दे दिए, पैसे दे दिए, मेरा मन हुआ कि यार मुझे ये नहीं लेना है, मैं भाग गया। या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि A1 वाला घर या A0 वाला घर जिसमें हम किराएदार रख देते हैं, तो किराएदार तो चेंज होते रहते हैं, हर महीने, हर साल, हर 2-5 साल में चेंज करते रहना चाहिए, है ना? नहीं तो फिर वो अपने घर बना लेते हैं। तो क्या करते हैं? डेटा को चेंज कर रहे हैं। किराएदार से मतलब डेटा चेंज हो रहा है, मतलब। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम मकान को 1 BHK से 2 BHK कर ले, ऐसा तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फिक्स साइज का डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं। डेटा बदल सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक, इसलिए इसको बोलते हैं कि फिक्स साइज, इसी को बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डायनेमिक में मैंने आपसे बहुत काफी लंबी चर्चा कर ली है, तो बताने की जरूरत नहीं है, इतनी कहानी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस चीज को हम, इस डायनेमिक को मतलब हम रन टाइम पे ही इंप्लीमेंट करते हैं। समझ में आ रही बात? आप लोग एक बार बता दें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो काफी एनर्जी के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, these are the examples of the dynamic data structures। ठीक, अब डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को हमने आपको जैसे बताया है कि आपकी रिक्वायरमेंट आई रन टाइम पे, मुझे ये चीज करनी है, तो आपने पहले से वो साइज नहीं बताया, आप आए, मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है, मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इतने कमरे चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना साइज का चाहिए, तो आपने रिक्वायरमेंट बताई जो रन टाइम पे ही डिसाइड होगी, यानी घर बनाते वक्त ही डिसाइड होगी, पहले से नहीं होगी, बनाते वक्त ही डिसाइड हो जाएगी, है ना? उसको बोलते हैं आप लोग रन टाइम इन्वायरमेंट, राइट? So moreover the user can change the size as well as the data elements stored in these data structures is the runtime of the code। obviously बात है, पहले हम डेटा को चेंज कर पा रहे थे, लेकिन अब हम डेटा के साइज को भी चेंज कर पा रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। ये 4 तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बेटा, किसी को कुछ नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। देखिए एक बार आप एरे को स्टडी करिए एक बार। चलो बताओ क्या है एरे। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिक्र किया था और उसका एक झलक आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा डायग्राम यहां लगाता हूं, देखिए क्या है। पढ़िए एक बार, आप लोगों ने पढ़ा? कितने लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जरा एक बार आप लोग बता दें। और उनमें से लगभग सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Array is a data structure used to allocate multiple data elements of the same data type into one variable। मतलब समझ में आया? वन वेरिएबल का कंसेप्ट, आप कंसेप्ट ऐसे बोल सकते हो कि एक सोसाइटी में सिमिलर टाइप के घर होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, जिसको आप बोलते हो एरे। ठीक है, बोलते हो ना आप कि सपोज दैट कोई भी कॉलोनी का नाम बताओ। अरे आप लोग रहते होगे ना किसी कॉलोनी में? नहीं रहते? मान लेते हैं कि एक सिटी का नाम, मतलब कोई भी मान लेते हैं, बताओ ना कोई भी। मयूर कॉलोनी, सपोज दैट कोई एक मयूर कॉलोनी है। ये किसी बच्चे के नाम पे नहीं मैं बोल रहा हूं, ये एक मयूर कॉलोनी है। तो मयूर कॉलोनी जो है वो एक वेरिएबल हो गया, और उसके अंदर जो बने हुए घर हैं वो हो गए डेटा एलिमेंट्स। क्या हो गए? ये सारे घर बने हैं। ये क्या हो गए? घर बने हुए डेटा एलिमेंट्स हैं। मतलब ये घर है। थोड़ा ऐसे समझिए नहीं तो गलत हो जाएगा। ये एक घर है, उस घर में रहने वाले ये एलिमेंट है, मतलब ठीक है। फिर ये एक घर है, फिर ये एक घर है, फिर ये एक घर है, लगातार बना रखे हैं हमने, है ना? तो इसी को क्या बोलते हो भाई? एरे बोलते हो। उस एरे के अंदर जो एलिमेंट है उसके अंदर, उसको बोलते हैं डेटा। ये क्या है? डेटा। ठीक है। और इसको, ये जो नंबर दिए है ना 0 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलते हैं? एरे इंडाइसिस। क्या बोलेंगे? एरे इंडाइसिस। इसका मतलब घर का पता। जैसे आप बोलते हो हाउस नंबर 1 2 3, तो दैट मीन्स कि ये आपका इंडेक्स है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? नहीं। हाँ भाई, अरेरा कॉलोनी, एपी कॉलोनी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने बता दिया है। ठीक है,
So an array is a data structure used to collect multiple data elements of the same data type into one variable. मतलब हमने एक बना दिया. अब देखो डेटा टाइप कैसे कैसे बना सकते हो. जैसे हम घर बनाते हैं 1 BHK 2 BHK 3 BHK, कैसे हम क्या बनाते हैं, इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर एरे, कैरेक्टर एरे, फ्लोट एरे, डबल एरे बनाते हैं, साइज के हिसाब से बनाते हैं. अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका अपना अलग अलग साइज है ना. मैं यहां पर अभी साइज की बात नहीं करूंगा, नहीं तो आप बोलने लग जाओ सर इंट 2 बाइट का कि 4 बाइट का, मुझसे क्वेश्चन में पूछना. मैं अभी ये सब नहीं बताऊंगा. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, आप अलग अलग टाइप से बना सकते हो सिमिलर, है ना. जैसे आप बोलते हो कि कैरेक्टर एरे हो गया, फ्लोट एरे हो गया, इंटीजर एरे हो गया, तो ये एरे के टाइप्स हो गए, मतलब साइज के हिसाब से, राइट. बट एरे का कंसेप्ट क्या है कि सेम टाइप के एलिमेंट्स को आप एक वेरिएबल में रख लेते हो. Instead of storing the multiple values of the same data type in the separate variable names, we would store all of them together into one variable. क्यों यूज किया गया एरे को, अच्छा बताइए जरा, क्यों नीड पड़ी. हाँ, मल्टीपल वैल्यूज के आपको बार बार, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बार बार 1 BHK के लिए आर्किटेक्ट के पास में नहीं जाओगे, है ना. अलग अलग बार उसका नक्शा बनवाया, अलग अलग टाइप के बना दिए, नहीं भैया. जब एक साथ 10 घर बनाने हैं तो उसको क्यों ना एक ही बार में डिजाइन कर दिया जाए. सो दैट इज द डिजाइनिंग. मतलब हम कह सकते हैं ना कि नॉर्मली अगर हम एक एक वेरिएबल बना रहे हैं, मतलब डिजाइनिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो बढ़ा रहे हैं. बट एरे बना दिया तो डिजाइनिंग इजी हो गई, स्ट्रक्चर इजी हो गया. समझ में आ रही बात. ये सोर्स कोड आपका छोटा हो जाएगा, बस ये हो जाएगा. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट थोड़ा सा रीड करिए, मैंने आपको टाइम दिया है, थोड़ा सा रीड करिए. एरे हमने स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, वहीं लिंक लिस्ट को हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं. क्योंकि लिंक लिस्ट में मेमोरी का जो यूटिलाइजेशन होता है वो प्रॉपर वे में होता है, कि आपका कहीं भी वेस्टेज ऑफ मेमोरी अगर हो रहा है तो उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लेगा. इसलिए हम लिंक लिस्ट को यूज करते हैं, राइट. अब बात आती है कि लिंक लिस्ट बनाई कैसे जाती है. तो लिंक लिस्ट में दो पार्ट होते हैं. नंबर 1 डेटा पार्ट, और सेकंड पार्ट होता है एड्रेस पार्ट. क्यों, डेटा और एड्रेस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, नोड. एक बॉक्स को क्या बोलते हैं, नोड. उस नोड में दो चीजें होती हैं. नंबर 1 डेटा, और सेकंड थिंग इज एड्रेस. एड्रेस क्यों, नेक्स्ट वाले ब्लॉक को. अब देखो थोड़ा आप क्लिक करिए, अपने दिमाग में इमेजिनेशन लाइए. आपने ट्रेन के डिब्बे देखे हैं. अगर हम ट्रेन के सारे डिब्बे को जोड़ देते हैं, एक एक कंपार्टमेंट को जोड़ देते हैं, तो क्या बोल देते हैं उसको, ट्रेन, यानी चेन. एक के पीछे दूसरा डिब्बा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, है ना. ऐसा तो है नहीं कि डिब्बे और डिब्बे सारे अलग अलग थे, पर सबको जोड़ने का कार्यक्रम होता है उसमें. उसमें एक होती है ना, हुक होता है, उससे हुक से हम जोड़ देते हैं. इसी तरह से यहां पर हर बॉक्स को हम हर नोड को दूसरे नोड से जोड़ देते हैं. समझ में आ रही बात. हर नोड को दूसरे नोड के साथ में जोड़ देते हैं. कैसे जोड़ देते हैं, ये मान लेते हैं कि डेटा आइटम मतलब बैठे हुए पैसेंजर हैं, और ये जो नोड है उसमें होता है नेक्स्ट वाले का एड्रेस. यानी कि इसको इसके साथ में जोड़ना है तो पता तो होना चाहिए कि बी के साथ में ए को जोड़ना है या नहीं जोड़ना है. ऐसा नहीं है कि हम किसी भी नोड को किसी भी डब्बे के साथ में जोड़ दें, बिल्कुल नहीं होता ऐसा. ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि हमें एड्रेस पता होना चाहिए, तभी हम उस नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट कर सकते हैं. इसलिए बोला जाता है, ये तो लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट इसलिए बोला जाता है कि एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ लिंक कर दिया.
बात समझ में आ रही? जो शब्द है उस शब्द को बहुत गंभीरता से सोचिए कि इसका मतलब क्या है। हर एक शब्द का अपने आप में मतलब है, इसलिए रखा गया उसका नाम। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपका नाम ये है, तो इस नाम का कुछ मतलब है, इसलिए आपको ये नाम दिया गया। ऐसे लिंक लिस्ट, लिस्ट है, उस लिस्ट को लिंक किया गया, इसलिए लिंक लिस्ट बोला गया। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ट्रेन का डिब्बा है, ये एक दूसरा ट्रेन का डिब्बा है, तीसरा एक ट्रेन का डिब्बा है, चौथा एक ट्रेन का डिब्बा है। ये चारों डिब्बों को हमने जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक बात सोच के देखिए, आपने कभी इमेजिनेशन, मतलब आप लोग ट्रेन से तो यात्रा करते होंगे, बहुत बार की होगी। आपने ध्यान दिया होगा कि स्लीपर के डिब्बे एक साथ जुड़े होते हैं। क्यों जुड़े होते हैं? एसी के डिब्बे एक तरफ होते हैं, फर्स्ट क्लास के डिब्बे एक तरफ होते हैं, जनरल के डिब्बे एक तरफ होते हैं। अगर इनमें से बीच में से कोई भी डिब्बा किधर का किधर हो तो तुम कैसे पहचानोगे? कभी हमने B1 लगा दिया, मतलब B1 बोलते हैं एसी वाले डिब्बे को, कभी हमने A1 लगा दिया, कभी हमने स्लीपर का S1 लगा दिया, कभी जनरल लगा दिया बीच में। सोचो वो ट्रेन कैसी होगी, सोच के देखो। मतलब आपका जो डिब्बा होगा उसे आप ढूंढते ही रहोगे कि भाई मेरा डिब्बा S1 S2 कहां है। मतलब आपको ट्रेन में 2 मिनट रुकती है, अगर आप थोड़ा सोच के देखिएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि दिखा रहा कुछ और होता कुछ है, कभी कभार ऐसा होता है, हर बार नहीं होता है ऐसा। तो अगर हम उसको प्रॉपर वे में मैनेज नहीं करते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए हम क्या करते हैं भाई, एक तरह के डिब्बे एक तरफ, दूसरे तरह के डिब्बे दूसरी तरफ रखो। ठीक है? बिल्कुल सही ये बात है। ये अभी हम जो लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं, ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो हमने क्या बोला, अ लिंक लिस्ट इज अनदर एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स डायनेमिकली। जो भी डेटा आप यूज करोगे वो डायनेमिकली यूज करोगे। ठीक है? सो डेटा एलिमेंट्स इन दिस डेटा स्ट्रक्चर्स आर रिप्रेजेंटेड द नोड्स कनेक्टेड यूजिंग लिंक्स और पॉइंटर्स। कहीं हम पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे C++ में पॉइंटर यूज होता है, तो हम वहां पर पॉइंटर बोलते हैं। जावा में पॉइंटर यूज नहीं होता है, याद रखें। इसलिए उसको लिंक बोला गया है और पॉइंटर बोला गया है, क्योंकि शुरुआती दौर में जो डेटा स्ट्रक्चर का हमने इंप्लीमेंटेशन किया है वो C++ पे ही किया है, और C++ में पॉइंटर्स यूज करते हैं। पॉइंटर भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है? So each node contains two fields. The information field consists of the actual data and the pointer field consists of the address of the subsequent nodes in the list. ठीक है? समझ में आ गई बात? पहले वाले पार्ट में डेटा और दूसरे वाले पार्ट में उसका एड्रेस होगा जो जिससे वो जोड़ा जा रहा है, राइट? So the pointer of the last node of the linked list consists of null pointer as it points to nothing. जैसे इस वाले में क्या होगा? null। अब ये पॉइंटर हो या एड्रेस हो, एनीथिंग, ये इसलिए नल होगा क्योंकि ये बताएगा कि भाई अब इसके पीछे कोई भी डिब्बा नहीं है। जैसे आपने देखा हो कि रेलगाड़ी में जो पीछे वाला डिब्बा होता है उस पर क्रॉस लिखा होता है, ऐसा बना होता है, या गार्ड का डिब्बा होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब क्या है? सबसे आखिरी में जो गार्ड का डिब्बा होता है वो क्या बोलता है, भाई इसके पीछे अब कोई डिब्बा नहीं है। तो उसको हम नल पॉइंटर बोल सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़े। समझ आ गया होगा 100%। डिटेल में भी पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। एक एक डेटा स्ट्रक्चर को हम यू पढ़ेंगे डिटेल में। स्टैक क्या होता है बताइए? स्टैक क्या होता है? स्टैक का मतलब यह है कि सिमिलर डेटा आइटम्स को, अभी ऐसे समझते हैं जैसे मैंने ये एक एरे में 5 आइटम ऐसे बनाए थे, ठीक है? अब इसी को हॉरिजॉन्टल को अगर हम वर्टिकल दिखा दें तो उसे हम स्टैक कह सकते हैं। और रियल टाइम का एग्जांपल आप देखो, ये किताबें हैं, ये क्या है?
बोलो बोलो बोलो, क्या है ये? पाइल्स ऑफ बुक्स, मतलब एक के ऊपर एक बुक रख दी, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9, लगभग हमने 10-11 किताबें रख दी हैं। थोड़ा सा सोचिए, जो आखिरी में किताब रखी है वो सबसे पहले बाहर होगी, और जो सबसे पहले रखी है वो सबसे लास्ट में बाहर होगी। थोड़ा एग्जाम्पल, जब मैं स्टैक पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपके लिए रियल एग्जाम्पल भी मैं रखूंगा आपके सामने, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, है ना। सो बेसिकली स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लीफो। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये शब्द आप याद रख लें, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि भाई लीफो ऑर्डर पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, तो उसको आप बोल सकते हैं बेटा स्टैक। ठीक है। प्रिंसिपल दैट अलाउज ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन एंड डिलीशन का मतलब देखो समझो, ये है हमारा, ठीक है, ये हमने एक एरे को खड़ा कर दिया है, ठीक है, इसको ऐसा समझिए। अब मुझे कोई भी चीज रखनी होगी तो मैं पहले पहले वाले रख दूंगा, पहले B1 बुक रखूंगा, फिर उसके ऊपर B2 रखूंगा, फिर उसके ऊपर B3 रखूंगा, फिर इसके ऊपर B4 रखूंगा, फिर उसके ऊपर B5 रखूंगा। लेकिन जो रखने का वे होगा वो एक ही एंड से होगा, इस तरह से। आप ऐसे ही रखते हो ना, घर में 10 बुकें रखी होती है तो क्या करते हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख देते हो। बात समझ में आ रही है? तो इसमें एक ही एंड से आप बुक को रख सकते हो या हटा सकते हो। रखना मतलब हो गया इंसर्शन, और हटाना मतलब हो गया डिलीशन। ठीक है, अभी हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे। सो स्टैक कैन बी द इंप्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी एंड एरे, एंड नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी होती है लाइक लिंक लिस्ट, जिससे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। स्टैक को आप एरे से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, अभी मैंने ये एरे बताया है, अभी मैंने ये एरे से बताया है। आप चाहो तो लिंक लिस्ट से भी कर सकते हो, इसलिए बोला गया इसको डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? सो रियल लाइफ के एग्जांपल्स आपको हमने बता दिए, फाइल्स ऑफ मनी, डेक ऑफ कार्ड्स, फाइल्स ऑफ बुक। ये स्टैक है। हम लोग अभी डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं, जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जाननी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्यू। क्यू में आपको मैंने बताया कि जैसे हम सिनेमा हॉल में टिकट ले रहे हैं या रिजर्वेशन काउंटर पे जा रहे हैं टिकट ले रहे हैं, तो आप क्या करते हो, लाइक एक व्यक्ति आपके आगे खड़ा है, जो सबसे आगे वाले काउंटर पे, एक उसके ठीक पीछे पूरी लाइन है, तो व्यक्ति पीछे से आएगा, जुड़ेगा, और आगे से टिकट लेके बाहर होता जाएगा। इसका मतलब इसमें दो एंड होते हैं। कितने एंड होते हैं? दो एंड। समझो ऐसे, ये टिकट वाला काउंटर है, ये भाई पहला व्यक्ति गया, ठीक है, लेकिन जाओगे कहां से? ऐसा नहीं कि आगे से लग जाओगे, ये इलीगल है, हम लोग करते हैं ना, साथ से आगे वाला बंदा खड़ा है, बीच में उसको धक्का देके उसको हटा दिया, अपन अपन लग गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो प्रॉपर वे होता है वो ये होता है कि एक बंदा जो है, ये काउंटर है, यहां से आप एंटर करोगे, यहां से आप एंटर करोगे, और सबसे आगे जो वो पहले आगे जाओगे, तो उसके पीछे वाला, तो उसके पीछे वाला, तो उसके पीछे वाला, यहां से इसका काम खत्म हुआ, ये हटता जाएगा, पीछे से व्यक्ति जुड़ता जाएगा। जो पीछे से आ रहा है उसको बोलोगे इंसर्शन, जो आगे से जा रहा है उसको बोलोगे डिलीशन। सो इसमें दो एंड होते हैं, राइट। एक एंड से इंसर्शन, दूसरे एंड से डिलीशन होता है। सो लाइक a queue is a linear data structure similar to a stack with some limitations on the insertion and deletion of the elements. The insertion of an element in queue is done at one end and the removal is done at the another or opposite end. So thus we can conclude that queue data structure follows FIFO. जो पहले जाएगा वो पहले बाहर होगा, यानी कि कतार में जो व्यक्ति आपसे आगे खड़ा है उसको पहले टिकट मिलेगा, आपको बाद में मिलेगा। तो जो पहले गया वो पहले बाहर, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इज दैट क्लियर? उसी को बोलेगो बेटा फीफो। कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फीफो डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, क्यू। इज दैट क्लियर? लीफो क्या है? स्टैक। फीफो क्या है? क्यू। चलो
देखो डायग्राम में आपके साथ में मैंने इसीलिए लिया है कि आप पूरा इमेजिनेशन प्रॉपर कर सकें, क्योंकि ये रियल लाइफ में यूज किया जा रहा है। ओके, अब क्यू को भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो एरे से कर सकते हो, स्टैक से कर सकते हो, लिंक लिस्ट से कर सकते हो, किसी भी उससे कर सकते हो। ठीक है, लाइक टिकट काउंटर एंड एस्केलेटर। एस्केलेटर समझते हो ना, स्वचालित सीढ़ी, जो आप लोग रेलवे स्टेशन पे देखते हो, मॉल्स में देखते हो। उसमें क्या होता है, आपसे आगे, उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे लोग खड़े होते हैं प्रॉपर वे में। दैट इज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। कार की वॉशिंग कराने जाते हो, कार की या अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते हो, तो वो एक प्रॉपर वे में आपको एक नंबर दे देते हैं भाई कि इस नंबर पे आपको बुलाया जाएगा। सो दैट इज द क्यू। डिटेल में पढ़ेंगे। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की क्लास होगी, मतलब खत्म, यहीं पर अब एंड करेंगे। और कल की जब क्लास होगी तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आज हमने देखे हैं वो क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्या है और इसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। फिर हम अपकमिंग क्लासेस में जो भी होंगी, या इस हफ्ते होंगी या नेक्स्ट वीक में होंगी, तो उसमें हम एक एक को पढ़ेंगे। लाइक एरे और एरे के एप्लीकेशंस क्या है, स्टैक के एप्लीकेशंस क्या है, क्यू के एप्लीकेशंस क्या है, उस पर क्वेश्चंस डीप में पढ़ेंगे हम। सबके टाइप्स भी पढ़ेंगे और सबके क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग सिस्टम से पढ़ते चलेंगे, राइट। ठीक है, तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। चूंकि अभी सर की भी क्लास है मैथ्स की, तो आपको 5-7 मिनट का ब्रेक होगा भाई, इसके बाद में क्लास लेनी होगी। थैंक यू। अभी किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज क्लास को एंड करेंगे। और जो कल की क्लास होगी उसमें हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको अच्छी लगी ये क्लास, चलिए।